तलत महमूद जैदी साहब सदर मोहतरम से रिक्वेस्ट करती हूँ तशरीफ़ लाएँ। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मैं तिलावत कुरान पाक से करने के लिए मुबश्शिर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्म रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना हो। मैं नात के लिए बुलाती हूँ सरवर साबरी साहब को। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हुस्नो खूबी दा जदों भी जिक्र छिड़िया गल मुक गई तेरे नाम उते या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हुस्नो खूबी दा जदों भी जिक्र छिड़िया गल मुक गई आखर तेरे नाम उते रात मुक गई जुल्फ से आउते फजर मुक गई रूप जवान उते बोली रब वी सदरा नाल बोली शदा हो के तेरी जुबान उते सारा प्यार गुलजार निसार होया तेरे देस ते तेरे गिरां उते। अब मैं तलत महमूद जैदी साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आएँ और आज के मेहमान का तारुफ करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमल रज़ा भट्टी साहब को खुशामदीद कहते हैं। लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 14। आज का सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस में भी फ़ायदेमंद साबित होगा और हाई कोर्ट की प्रैक्टिस में भी आपको उसका नाव हाव होनी चाहिए ताकि आप मज़ीद अपनी प्रैक्टिस में उसके अगर किसी वक्त आपको कोई ब्रीफ मिलता है तो उसको प्रॉपरली डील विद कर सकें। तो सनाउल्लाह ज़ाहिद साहब हमारी बार के बहुत अहम रुकन हैं और आपका तजर्बा जो है सिविल, क्रिमिनल, रेंट लॉज, रेवेन्यू लॉज हर तरफ है। तो सनाउल्लाह ज़ाहिद साहब से रिक्वेस्ट की थी कि ये सब्जेक्ट जो है हमारा अभी इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई, तो इन्होंने बखूबी जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस दिया और आज यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद है इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए।
सर आपने LLB ऑनर्स किया है इस्लामिक यूनिवर्सिटी से 1989 में, और LLM आपने 1992 में किया। 89 में आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मेंबर बने। 92 में आपने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी की मेंबरशिप हासिल की। 2004 में आपको सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस दिया गया। मेंबर पंजाब बार कौंसल आप मुंतखब हुए 2004 से 2009 तक। आपने अपनी सर्विसेज जो हैं एज ए चेयरमैन एंटी करप्शन कमेटी खिदमात दी, वहाँ पर भी अनअपोस्ट फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए आप सुप्रीम कोर्ट में 2010 में। 2014-15 में आप एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में आपने सर्व किया। 2013 से 2014 तक आपने बतौर डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है वो पाकिस्तान सर्व किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी इदारों में मुख्तलिफ़ सिविल, क्रिमिनल और हर साइड पे खिदमात अंजाम दी हैं। फ़ातिमा जिन्नाह यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, अल मिज़ान लॉ कॉलेज में इस वक्त भी जो है वो आप दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तो आपसे सर गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाइए और आज के सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर डिलीवर कीजिए। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। मेरे लिए ये बात इज़्ज़त और इफ्तिखार की बात है और ख़ुशी की बात है, जिसके लिए मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये ज़िम्मेदारी मुझे दी कि मैं आपसे आज के मौजू रेंट लॉज़ के हवाले से कुछ बातें कर सकूं। और मैं बिलखुसूस सदर मजलिस का शुक्रगुज़ार हूँ। रेंट लॉज़ का मौजू जो है वो एक ख़ासा वसी मौजू है। इस वक्त हमारे पास जो पंजाब में कानून किरायादारी नाफ़िज़ुल अमल है, आप लोग आगाह हैं, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009। इससे पहले जो कानून राइज था वो वेस्ट पाकिस्तान रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस 1959 था। हमारे पास कंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट भी हमारे यहाँ एप्लीकेबल है कंटोनमेंट एरियाज़ में। जो कानून किरायादारी 1959 में था, उसको मुख्तलिफ़ स्टेजेस पर, मुख्तलिफ़ केसेस में, मुख्तलिफ़ हवालों से उसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ जो हैं वो सामने आईं। और फिर इस निज़ाम को जो कि किरायादार और मालिक के गिर्द घूमता है, उसमें दोनों के हकूक़ को बेहतर तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और उनके मामलात को बेहतर एक मेकनिज़म प्रोवाइड करने के लिए, बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के लिए जो है वो ये कानून जो है वो अमल में लाया गया। इस कानून में जो बुनियादी बात रखी गई और जिस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर है, बहुत एम्फेसिस है, बहुत फोकस किया गया है, वो ये है कि ये जो ताल्लुक़ है किराएदार और मालिक का, इसको रेगुलेट होना चाहिए एक तहरीरी एग्रीमेंट की शक्ल में। ज़ुबानी शराइत, ज़ुबानी मामलात, उन पे जाने के बजाय तमाम जो हमारे मामलात हैं, जो भी हम आपस में चीज़ें तय करते हैं, उनको एक बेहतर शक्ल में तहरीरी तौर पर जो है वो रखा जाए, ताकि बहुत सारी जो पेचीदगियाँ बाद में पैदा होती हैं उनसे बचा जा सके। तो बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो इसमें, और इसीलिए हम जब देखते हैं इसकी प्रोविजंस, तो उनमें कहीं ना कहीं बार बार इस बात पर का जिक्र आ जाता है कि टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए, उसकी शराइत होनी चाहिए, उसकी बातें जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए। इससे पहले कि मैं पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के हवाले से बात करूं, जब भी हम किसी कानून में दाखिल होते हैं, जब भी हम किसी कानून का मुतालिया करना चाहते हैं, जब हम उसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना चाहते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले उस स्टैट्यूट की डेफिनीशन क्लॉज को देखना चाहिए। डेफिनेशन क्लॉज जो है वो हमेशा बहुत अहमियत की हामिल होती है, और डेफिनेशन क्लॉज में उस स्टैट्यूट से मुतल्लिका
जो भी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं और उसमें जो मुख्तलिफ अहमियत के मामलात होते हैं उनको डिफ़ाइन कर दिया जाता है। तो उस लॉ की एप्लीकेबिलिटी के लिए वो चीज़ें हमेशा अहमियत की हामिल होती हैं। तो हम यहाँ से ही इसका आगाज़ करते हैं डेफिनिशन क्लॉज में। और डेफिनिशन क्लॉज में जो चीज़ें बहुत अहमियत की डेफिनिशंस हैं उसमें आपको बिल्डिंग और प्रेमिसेस की डेफिनिशन जो है वो सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि जिस इमारत के हवाले से हम प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना चाह रहे हैं या जिसमें हम किरायादार को डिफेंड करना चाह रहे हैं, क्या कानून के मुताबिक वो बिल्डिंग और प्रेमिसेस की उस डेफिनिशन में फाल करती है कि जिसके ताबे जो है वो कानून किरायादारी का इतलाक हो सकता है। अगर हम इस प्रोविजन को नज़रअंदाज कर दें और हम लैंडलॉर्ड की तरफ से एक ऐसी पिटीशन फाइल कर दें कि जिसमें जो इमारत है वो उस बिल्डिंग या प्रेमिसेस की डेफिनेशन में नहीं आती, तो अल्टीमेटली हम लूज कर जाएंगे। इसी तरह से जो हम अगर किरायादार की तरफ से हैं और उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो जिस बिल्डिंग में किरायादार है उस बिल्डिंग और उस प्रेमिसेस के हवाले से अंडर द लॉ प्रोसीडिंग्स ऑफ इजेक्टमेंट लाई नहीं करती और हम उस बात से इग्नोरेंट रहते हैं, तो फिर हम उसका दिफा नहीं कर सकते। और अगर हम उस प्रोटेक्शन को, उस एक्सेप्शन को अवेल कर लेते हैं तो हम उन प्रोसीडिंग्स को डिफीट करवा सकते हैं अपने टेनेंट के लिए। तो सबसे पहले जो डेफिनेशंस हैं उसमें बिल्डिंग और प्रेमिसेस की डेफिनेशंस को देखेंगे तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो आती हैं और हमें देखना चाहिए कि क्या वो जो केस है वो उसमें आता तो नहीं है। जो एक्सेप्शंस हैं मिसाल के तौर पर होटल का कोई कमरा, हॉस्टल की जो बिल्डिंग है, बोर्डिंग हाउसेज हैं, गेस्ट हाउसेज हैं या रिलीजियस वर्शिप की जो जगह हैं या ज़री अराजी के जो मामलात हैं, तो वो इस कानून के अंदर जो है वो नहीं आते हैं। तो हमें इस डेफिनेशन क्लॉज को जो है वो सामने रखना चाहिए। अपील के नुक्ता नज़र से अपील जो है वो फाइनल ऑर्डर के हवाले से जो है वो प्रोवाइडेड है। तो हमें फाइनल ऑर्डर से आगाह होना चाहिए कि फाइनल ऑर्डर जो है वो इस लॉ में कैसे उसको डिफाइन किया गया है और क्या हम किसी ऐसे ऑर्डर के खिलाफ अपील तो नहीं कर रहे कि जो फाइनल ऑर्डर की डेफिनेशन में नहीं आता, या कोई ऐसा ऑर्डर जो फाइनल ऑर्डर की कैटेगरी में आता है और हम उसकी अपील स्किप कर जाएं और उसकी अपील जो है वो न करें। लैंडलॉर्ड की जो है वो इसमें डेफिनेशन जो दी गई है वो बड़ी वसी मफहूम रखती है। लैंडलॉर्ड को बिल अमूम हम लोग मिक्सअप कर जाते हैं लैंड ओनर के साथ। लैंड ओनर एक अलग शख्सियत है और लैंडलॉर्ड जो है वो एक अलग है। और जो डेफिनेशन यहाँ पर लैंडलॉर्ड की दी गई है, लैंडलॉर्ड मीन्स द ओनर ऑफ ए प्रेमिसेस एंड इंक्लूड्स, और ये जो इंक्लूड्स के अल्फाज हैं ये बहुत अहमियत के हामिल हैं, एंड इंक्लूड्स ए पर्सन फॉर द टाइम बीइंग एंटाइटल्ड और ऑथोराइज्ड टू रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेमिसेस। तो ये जो इंक्लूजन किया गया उसमें बहुत सारे जो और लोग हैं जो कि लैंड ओनर नहीं हैं, उनका टाइटल उनके जो है वो प्रेमिसेस का मलकियत के हवाले से नहीं है, लेकिन वो किराया तय करने के हवाले से, किराया वसूल करने के हवाले से, उसकी टेनेंसी के मामलात को मैनेज करने के हवाले से उनकी ऑथोराइजेशन है, उनका एक रोल है, तो वो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में जो है वो फॉल करेंगे। और लैंडलॉर्ड का जो ये वसी मफहूम दिया गया उसमें एजेंट, ट्रस्टी, गार्डियन, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, बेनिफिशियरी और हर वो शख्स जो डील कर रहा है या नेगोशिएट कर रहा है विद कलेक्शन ऑफ रेंट, वो उसमें जो है वो आता है। तो इस तारीफ को मलहूज़े खातिर रखते हुए दो जजमेंट्स अगर आप नोट करना चाहें तो PLD 2007 लाहौर 385 और 2001 SCMR 577, उनमें लैंडलॉर्ड की यही डेफिनेशन जो है वो दी गई है और उसमें कहा गया है कि हर वो शख्स जो इस क्राइटेरिया पे आता है वो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आता है और वो प्रोसीडिंग जो है वो कर सकता है। लिहाजा हमें इसको लैंड ओनर के साथ मिक्सअप जो है वो नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जो एक नई चीज इस कानून में दी गई जो कि पहले 1959 के लॉ में नहीं थी, वो पगड़ी का कंसेप्ट दिया गया। पगड़ी को एक लीगल एंटिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। पहले बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती थी तो पहले जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती थी वो पगड़ी के ऊपर उनकी पोजेशन जो है वो ट्रांसफर होती थी।
तो इसमें पगड़ी को जो है वो शामिल किया गया। और पगड़ी को अगर हम जैसा कि पहले मैंने कहा टेनेंसी एग्रीमेंट में हम पगड़ी के हवाले से जो भी शराइत रखेंगे वो नाफिजुल अमल होंगी और उनको इजेक्टमेंट प्रोसीडिंग्स में पूरा हिस्सा और पूरा वजन जो है वो दिया जाएगा। और इस लिहाज से जो है वो एक जजमेंट हमारे लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ साहब ने जो है वो यहाँ पर ही रावलपिंडी बेंच में दी थी 2017 MLD 418, और उसमें पगड़ी के कंसेप्ट को जो कि इस नए लॉ ने इंट्रोड्यूस करवाया था उसको उन्होंने इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया और पगड़ी का मफहूम, पगड़ी की अहमियत और पगड़ी का इन इजेक्टमेंट प्रोसीडिंग्स में जो असर है वो उस जजमेंट में उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से उसको एलेबोरेट किया है 2017 MLD 418। और इसके अलावा एक जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट की 2020 MLD 226 और उसका रेलेवेंट पोर्शन आपको सफ़ा 232 पे नज़र आएगा। उसमें भी पगड़ी का जो मफहूम है उसको जो है वो बयान किया गया। तो एक और डेफिनेशन बहुत अहम नज़र आएगी, वो टेनेंट की नज़र आएगी कि टेनेंट कौन शख्स है और कौन सा शख्स जो है उसके खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। और ये भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है कि हम अगर किसी टेनेंट की तरफ से हैं और हम वो कहते हैं कि ये शख्स जो है वो टेनेंट की डेफिनेशन में ही फॉल नहीं करता, उसका टेनेंसी का मामला ही नहीं है। और बिलखसूस ये बात उस वक्त बहुत अहमियत की हामिल हो जाती है जब हम इन केसेस में रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको हम डिनाई कर रहे होते हैं। तो वहां पर फिर लैंडलॉर्ड और टेनेंट की डेफिनेशंस जो हैं वो अहमियत की हामिल होती हैं। अगर ये एक मामला किया जाता है, बाज़ औक़ात एक शख्स पोजेशन में है, हम उससे पोजेशन लेना चाहते हैं और अगर हम उसके खिलाफ रेगुलर सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन फाइल करते हैं तो शायद 20, 25, 30 साल लग जाए। तो लोग कोशिश करते हैं कि वो उसको इस एम्बिट में ले आए कि वो इजेक्टमेंट की प्रोसीडिंग जो है वो हो सकें। तो नॉर्मली वो साल 2 साल मैक्सिमम इस अरसे में हो जाती हैं। तो जो टेनेंट है उसका डिफेंस भी इसी डेफिनेशन में है कि वो टेनेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है या नहीं करता है, और जो लैंडलॉर्ड है वो भी इस डेफिनेशन में फॉल करता है या नहीं करता है। अगली चीज जो इस लॉ में बहुत अहमियत की हामिल है वो है सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो है वो इस लॉ का ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है अपॉन अदर लॉज। हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि कहीं पर कोई कन्फ्लिक्ट जो है वो आ जाता है और इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी जो है उसको छोड़कर किसी और प्रोविजन का, किसी लॉ का सहारा लेकर जो है वो इन प्रोसीडिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो सेक्शन 4 जो है पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट का, ये ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के हवाले से ये बात बहुत अहमियत की हामिल है कि कौन सा लॉ जो है उसकी प्रोविजन जो है उसको एप्लीकेबल रखा जाएगा। तो सेक्शन 4 जो है उसने बहुत वाज़ेह तौर पर जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया है कि ये जो लॉ है इसकी प्रोविजंस को जो है वो ओवरराइड किया रखा जाएगा। और दूसरा कोई लॉ जो है, इफ दैट प्रोविजन इज इन कन्फ्लिक्ट with the provisions of Punjab Rented Premises Act, then the provisions of Punjab Rented Premises Act will prevail and that will be given effect. मैंने टेनेंसी एग्रीमेंट की बात की कि बेसिक जो इस लॉ का पर्पस है वो ये है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के मामलात जो हैं वो रेगुलेट किए जाएं बाय वे ऑफ ए टेनेंसी एग्रीमेंट। और इसको तो उस लिहाज से 5, 6 और 7 ये 3 सेक्शंस जो हैं वो अहमियत के हामिल हैं, जो ये इस बात पे फोकस करते हैं कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप जो है उसको रेगुलराइज किया जाएगा बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। और वो टेनेंसी एग्रीमेंट उसको लिखा जाएगा, उसको रेंट रजिस्ट्रार के पास जो है वो पेश करके उसको रजिस्टर किया जाएगा। नतीजा ये होगा कि बाद में आने वाले तमाम इब्हाम, तमाम इश्कालात, तमाम एम्बिग्विटीज जो हैं वो पैदा नहीं हो सकेंगे। और आप सिंपल जो है वो ये रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है जी, ये रेंट एग्रीमेंट जो है इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और ये रेंट रजिस्ट्रार के सामने जो है वो रजिस्टर हुआ है, लिहाजा उसकी एप्लीकेबिलिटी होगी। और जब हम आगे हम बात करेंगे कि जो वजूहात हैं बेदखली की, तो उन वजूहात में बहुत बड़ी वजह जो कि शायद रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस में नहीं थी,
वो बहुत बड़ी वजह यह है कि ये जो क्लॉज है इसको वायलेट किया है। टेनेंट ने इस टर्म को, इस शर्त को उसने वायलेट कर दिया, बात खत्म। वो रिटर्न एग्रीमेंट है और उसकी वायलेशन जो है, अगर वो डॉक्यूमेंट, तो इवन लीव भी उसको ग्रांट नहीं होगी। और या वो कहेगा कि ना नहीं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन टर्म्स एंड कंडीशंस को मैं फॉलो कर रहा हूं, मैंने किसी टर्म एंड कंडीशन को वायलेट नहीं किया है, लिहाजा ये इजेक्टमेंट की प्रोसीडिंग्स मेरे खिलाफ नहीं चल सकती हैं। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट हैं और फिर इसको रजिस्टर करवाना, आगे जो हम देखते हैं कि फाइन की एक प्रोविजन रखी गई है कि जब तक ये एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर नहीं होगा, या ओरल टेनेंसी है, ओरल एग्रीमेंट है किराएदारी का, तो वो उस वक्त तक प्रोसीडिंग्स जो है वो एंटरटेन नहीं होंगी, आगे नहीं चलेंगी, जब तक वो फाइन पे नहीं किया जाएगा। लैंडलॉर्ड को फाइन पे करना है, टेनेंट को फाइन पे करना है, तो वो जब तक वो फाइन पे नहीं होता, तो उसमें भी जो सारा एम्फेसिस रखा गया वो ये है कि ये इसका मकसद ये है कि लोगों को कंपेल किया जाए कि वो एग्रीमेंट करें। अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उनकी प्रोसीडिंग के लिए कदगन रखा गया, एक रुकावट रखी गई। उसका भी नतीजा यही निकलता है कि लोग जो है उनकी इस अंदाज से हौसला अफजाई हो कि वो टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो करें। और सेक्शन 6 में कंटेंट्स ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट जो है उनका जो जिक्र है वो किया गया है कि वो क्या होंगे और फिर उसको रजिस्टर किया जाएगा, और ये सारा मामला जो है वो आता है कि और ये जो सेक्शन 5 और 6 की रिक्वायरमेंट्स हैं ये हतमी नहीं है। आप कोई भी लॉफुल एग्रीमेंट जो है वो कर सकते हैं, शर्त उसकी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि आप एग्रीमेंट में कानून से तजावज़ नहीं करेंगे, कानून को वायलेट नहीं करेंगे, कानून के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं रखेंगे। इन शराइत के अलावा कोई भी लॉफुल एग्रीमेंट, कोई भी लॉफुल कंडीशन, वो स्टिपुलेशन जो है वो उसमें रखी जा सकती है। मोड ऑफ पेमेंट और टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट, ये भी एक वजह है और एक शर्त है, और इसकी अहमियत है बेदखली के लिहाज से भी और मामलात को रेगुलेट करने के लिए। सबसे पहली बात जो कही गई है कि मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट एंड टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट, वो हो सकता है कि जो आप टेनेंसी एग्रीमेंट में एग्री करें। आप कहें कि साल बाद किराया अदा होगा, कोई वायलेशन नहीं है। आप कहें कि जनाब 6 माह बाद किराया अदा होगा, आप कहें कि 3 माह बाद किराया अदा होगा, आप कहें कि साल का किराया एडवांस दिया जाएगा। अगर हम ये कहें कि साल का किराया एडवांस दिया जाएगा और फलां वक्त तक दिया जाएगा और वो नहीं हुआ, तो वो डिफॉल्ट में आ जाएगा, बिकॉज द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट आर टू बी ऑनर्ड। तो जो भी हम उसमें मोड तय करेंगे, जो भी हम उसमें टाइम तय करेंगे, उसको ऑनर किया जाएगा। और अगर वो नहीं हो रहा तो फिर वायलेशन होगी और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सामने आएंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया, कोई टाइम नहीं रखा गया, तो फिर जो टेनेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अगले महीने की 10 तारीख से तक जो है वो किराया अदा करे। उसे जो है वो नवंबर का किराया अदा करना है तो दिसंबर की 10 तारीख से पहले तक वो किराया अदा करेगा, अदरवाइज फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। अगर ये बात एग्रीमेंट में नहीं लिखी गई, असूली बात क्या है कि जो एग्रीमेंट में हमने बात लिखी है उसको ऑनर किया जाएगा। और अगर एग्रीमेंट में कोई टाइम नहीं लिखा गया तो फिर अगला महीना जो है उसकी 10 तारीख जो है वो रेलेवेंट है। और इसी तरह से अगर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट जो है वो नहीं तय किया गया तो फिर जो है वो मनी ऑर्डर के जरिए टेंडर किया जाएगा, उसको पे किया जाएगा, या अगर जो है वो लैंडलॉर्ड का बैंक अकाउंट जो है वो अवेलेबल है तो उस बैंक अकाउंट में रखा जाएगा। पहली बात यह है कि हमें टेनेंसी एग्रीमेंट में उसका मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट और टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट जो है वो लिखना चाहिए और उसका मामला जो है वो होगा। जो नॉन कंप्लायंस है इन प्रोविजंस की, टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं लिखा गया या टेनेंसी एग्रीमेंट लिखा गया रजिस्टर नहीं हुआ, तो फिर कोई भी एप्लीकेशन किसी भी हवाले से वो रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो उसको एंटरटेन नहीं कर सकता जब तक कि टेनेंट जो है वो एनुअल वैल्यू ऑफ द रेंट का 5% एज फाइन वो जमा नहीं कराएगा। और इसी तरह से जो लैंडलॉर्ड है वो एनुअल रेंटल वैल्यू का 10% एज फाइन जो है वो नहीं जमा कराता। तो ये कंपल्सरी है इस लिहाज से कि वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लिया जाए, अगर नहीं हुआ तो फिर ये फाइन जो है वो पेमेंट। ये जो अल्फाज हैं इसमें कि एंटरटेन नहीं हो सकते, इनको जो है वो मुख्तलिफ
जजमेंट्स में जो है वो इंटरप्रेट किया गया है, और उसमें ये भी कहा गया है कि किसी भी वक्त ये फाइन जो है वो पे किया जा सकता है, इवन के एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जो है ये टाइम जो है वो फाइन जो है वो पे किया जा सकता है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि पहली स्टेज पर ही ये फाइन जो है वो जमा हो जाए, या अगर आप टेनेंट हैं तो रेस्पोंडेंट हैं प्रोसीडिंग्स में, तो आप रेस्पोंडेंट के तौर पर ऑब्जेक्शन ले लें कि जनाब ये फाइन पे नहीं किया गया। उस वक्त तक लॉ ये कहता है कि वो प्रोसीडिंग्स आगे नहीं चलनी चाहिए, उनको दे मस्ट बी पुट टू एन हॉल्ट कि ये प्रोसीडिंग्स हैं, क्योंकि इनमें फाइन जो है वो प्री कंडीशन नहीं दिया गया। और मकसद फाइन रखने का भी यही है कि टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो एग्जीक्यूट जो है वो किया जाए। उसके बाद जो रेलेवेंट बहुत चीज़ है वो ये है कि ये पिटीशन जो है वो कैसे फाइल की जाएगी और किन वजूहात की बिना पर जो है वो फाइल की जाएगी। एक जजमेंट जो है PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 775, ये एक डिटेल जजमेंट है जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं का इन्होंने जायज़ा लिया है और अहाता किया है, और उसमें इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन को भी डिस्कस किया गया है। PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट 775, और इस प्रोविजन को उन्होंने मैंडेटरी डिक्लेयर किया है और इसके मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो रखे गए हैं। सेक्शन 12 में ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड जो हैं वो बताई गई हैं, और उन ऑब्लिगेशंस की अगर कोई टेनेंट जो है वो कहता है कि उनकी वायलेशन हो रही है तो वो उनकी एनफोर्समेंट के लिए जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है। जो बहुत अहमियत की बात है वो है ऑब्लिगेशंस ऑफ टेनेंट, कि किरायादार के ऊपर जो है वो क्या ऑब्लिगेशंस जो हैं वो आ रही हैं, और इन ऑब्लिगेशंस की नॉन कंप्लायंस जो है, इनकी वायलेशन जो है वो इजेक्टमेंट में जो है वो उसका नतीजा जो है वो निकलेगा। तो सेक्शन 13 में टेनेंट की ऑब्लिगेशंस जो हैं वो दी गई हैं, और इनको हम बाज़ औक़ात बहुत मामूली समझते हैं कि ये ऐसे है। मिसाल के तौर पर यूज द प्रेमिसेस फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज लेट आउट, मकसद जो है किराएदारी का वो लैंडलॉर्ड की रिटन परमिशन के बगैर आप बिजनेस चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने आज एक मखसूस कारोबार के लिए या आपने रिहाइश के लिए किसी प्रेमिसेस को लिया है तो पर्पस जो है टेनेंसी का वो अहमियत का है, तो वो उस पर्पस को जो है वो मलहूज़े खातिर रखेगा। अलाउ द लैंडलॉर्ड टू एंटर द प्रेमिसेस फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन और रिपेयर, कीप द प्रेमिसेस इन कंडीशन इट वाज लेट आउट एक्सेप्ट द नॉर्मल वियर एंड टियर। तो ये सारी जो शराइत हैं बाज़ औक़ात हमें मामूली नजर आती हैं, लेकिन इनका पीनल कॉन्सिक्वेंस ये है कि इफ एट लैंडलॉर्ड कम्स टू द कोर्ट एंड सेज दैट द टेनेंट हैज वायलेटेड these obligations, he is not fulfilling these obligations, he is liable to eviction। तो ये इस लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है। किरायादार जो है वो अगर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई प्रॉपर्टी टैक्स है, कोई उसके यूटिलिटी ड्यूज हैं, कोई और ऐसा पब्लिक डिपार्टमेंट का मामला है, तो लैंडलॉर्ड अगर वो नहीं पे करता तो टेनेंट की जिम्मेदारी होगी कि टेनेंट उनको पे करे, और टेनेंट जो है उसको रीएम्बर्स भी करवा सकता है फाइन उसमें से, रेंट में से, और वो कोर्ट ऑफ लॉ से भी उसको जो है वो वसूल कर सकता है। ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन, ये सबसे बुनियादी बात है कि हमने जब बेदखली दायर करनी है तो किन वजूहात की बिना पर हम बेदखली दायर करेंगे। अगर केस ऐसा है कि जो इसमें फॉल नहीं करता तो फिर एविक्शन नहीं हो सकती। और पहली जो इसमें बात रखी गई है वो है पीरियड ऑफ टेनेंसी हैज एक्सपायर्ड। जो पुराना लॉ था उसमें एक जो ग्राउंड थी वो थी पर्सनल बोनाफाइडी नीड। हम नेक नीयत जाती ज़रूरत की बिना पर हम बेदखली जो है वो दायर करते थे, और हम कोर्ट में एस्टेब्लिश करते थे कि प्रॉपर्टी जो है वो हमें नेक नीयती से जाती ज़रूरत के लिए जो है वो दरकार है। इस लॉ में पर्सनल बोनाफाइडी नीड उसको खत्म कर दिया गया, उसको इग्नोर कर दिया गया। अब पर्सनल बोनाफाइडी नीड जो है वो हमें एक ग्राउंड ऑफ एविक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत सारे अहबाब अभी भी जब इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करते हैं तो उसमें वन ऑफ द ग्राउंड वो लेते हैं पर्सनल बोनाफाइडी नीड।
ये क्यों होता है कि हम अपनी इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करने से पहले सेक्शन 15 की जो रिक्वायरमेंट है ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जब भी आप इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करें तो देखें कि सेक्शन 15 के तहत कौन सी ग्राउंड जो है वो अवेलेबल है, और आप बतौर टेनेंट हम देखें कि क्या सेक्शन 15 का कोई हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है और कोई ऐसी वजह हमारे खिलाफ अलग की जा रही है, जैसे मैंने कहा पर्सनल बोनाफाइड नीड। पुराने लॉ में एक सेक्शन 5A होता था और वो ये कहता था कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज का जो किराया है वो हर 3 साल बाद ऑटोमेटिकली 25% एनहेंस हो जाएगा, और वो अगर नहीं हो रहा तो उसमें नोटिस होता था और वो डिफॉल्ट में आ जाता था। बाज जजमेंट्स में नोटिस को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन इस लॉ में हमें वो भी नजर नहीं आता। लिहाजा हमें जब भी हम एक इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल कर रहे हैं या उसको डिफेंड कर रहे हैं तो हमें इन ग्राउंड्स को जो है वो मलहूज़े खातिर रखना है। एक जजमेंट 2008 SCMR 1457 वो ये कहते हैं कि भले बहुत ज्यादा जाती जरूरत हो, बहुत नेकनीयत के साथ जाती जरूरत हो, तो जब तक टेनेंसी पीरियड जो है वो एक्सपायर नहीं कर जाता उस वक्त तक इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल नहीं होगी। लैंडलॉर्ड विल स्टैंड डीबार्ड from filing an application for ejectment on the ground that the property is required for his own personal bona fide need and use। ये नहीं हो सकता। पीरियड ऑफ टेनेंसी जब तय हो गया है तो फिर उसको एक्सपायर होना जरूरी है। फिर जो बात हमने कही थी कि सेक्शन 7 के तहत मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट और टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट वो अगर गुजर गया है और उसके 30 दिन के बाद तक उसने वो पेमेंट नहीं की तो फिर वो एक वजह बनेगी एविक्शन के लिए। द टेनेंट हैज कमिटेड ब्रीच ऑफ ए टर्म और कंडीशन ऑफ द टेनेंसी एग्रीमेंट। जो टेनेंसी एग्रीमेंट में कोई भी शर्त लिखी गई है अगर उसकी कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है तो ये इटसेल्फ जो है वो ग्राउंड ऑफ एविक्शन में है, और ये पहले लॉ के तहत अवेलेबल नहीं थी। The tenant has used the premises for a purpose which is different from the purpose for which it has been let out। या टेनेंट ने लैंडलॉर्ड की तहरीरी इजाजत के बगैर जो है वो प्रॉपर्टी को फर्दर सबलेट कर दिया है। तो इसमें आप देखिए कि जो बहुत ज्यादा वसी शर्त है वो है ब्रीच ऑफ टर्म ऑफ टेनेंसी। कोई भी शर्त जो है वो उसने, और फिर आगे वायलेशन ऑफ ऑब्लिगेशंस। तो इन ग्राउंड्स पर जो है वो इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल होगी और फिर उसको जो है वो डिफेंड भी इन्हीं ग्राउंड्स के तनाजर में जो है वो किया जाएगा। सेक्शन 19 के तहत हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं एविक्शन ऑफ टेनेंट के लिए। उसकी बहुत मखसूस रिक्वायरमेंट्स हैं, और सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है कि वो एप्लीकेशन जो फाइल की जाएगी वो स्पेशल जज रेंट की जुरिसडिक्शन में फाइल की जाएगी। आप लोग आगाह हैं कि जुरिसडिक्शंस मुख्तलिफ तरह की होती हैं, पेक्यूनरी जुरिसडिक्शंस होती हैं, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस होती हैं, सब्जेक्ट वाइज जुरिसडिक्शन होती हैं, और ये जो जुरिसडिक्शन है हम इसको सब्जेक्ट वाइज जुरिसडिक्शन कहते हैं कि इसमें जो नफ्से मजमून है उस मुकदमे का उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल विद सर्टेन जुरिसडिक्शन जो है वो दे दिया गया। हम करारदारी का मामला जो है वो जज फैमिली कोर्ट की अदालत में नहीं दायर कर सकते, हम फैमिली केस जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास नहीं फाइल कर सकते, हम दरखास्त जमानत जो है वो इन लोगों की अदालत में नहीं दायर कर सकते। तो ये जो एरिया ऑफ स्टडी है इसको हम सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन जो है वो कहते हैं। तो ये स्पेशल जज रेंट जो है उसकी अदालत में होगी, और वो जो हमारी दरखास्त होगी उसमें कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होगी, और उसके बाद जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे उसके साथ अनेक्स किए जाएंगे, और लैंडलॉर्ड जो है वो अपना एफिडेविट लगाएगा, और 2 से ज़्यादा गवाहान के एफिडेविट्स की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 2 की रिक्वायरमेंट है, और ये जो मैक्सिमम 2 की रिक्वायरमेंट है ये लाजमी नहीं है कि वो लाजम 2 गवाहान के बयान दे, बयानात हल्फी जो है वो दाखिल करे। वो एक गवाह का बयान हल्फी भी दाखिल कर सकता है, वो किसी का भी बयान हल्फी दाखिल ना करे अगर उसे समझता है कि उसके बगैर उसका काम चल सकता है। तो बतौर वकील ये मेरा और आपका काम होता है कि हम देखें कि किसी मुकदमे को प्रूव करने के लिए या किसी बात को डिसप्रूव करने के लिए व्हाट क्वांटिटी ऑफ एविडेंस इज रिक्वायर्ड एंड ऑफ व्हाट क्वालिटी ऑफ एविडेंस इज टू बी प्रोड्यूस्ड।
तो ये दोनों बातें जो है वो अहमियत की हामिल हैं, क्वांटिटी ऑफ एविडेंस और क्वालिटी ऑफ एविडेंस, कि किसी ओनर्स को डिस्चार्ज करने के लिए, उसको किसी बात को प्रूव करने के लिए या बतौर डिफेंडेंट किसी बात को डिसप्रूव करने के लिए हमें कौन सी एविडेंस जो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत लंबा चौड़ा जो है वो ये मामला नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गवाहान की ज़रूरत है, और वो अगर उसने पेश नहीं किए या उसने एफिडेविट नहीं दिए तो वो सब्सिक्वेंट स्टेज पर भी दोनों लोग जो हैं, पिटिशनर भी और रेस्पोंडेंट भी, वो कर सकते हैं। ये प्रोविजन जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टरी इन नेचर जो है वो करार दिया है कि ये प्रोविजन जो है वो डायरेक्टरी प्रोविजन है, और बाद अज़ां इवन जो टेनेंट है या रेस्पोंडेंट है वो लीव ग्रांट होने के बाद भी, जब लीव टू कंटेस्ट उसको ग्रांट हो जाए तो उसके बाद भी वो एफिडेविट दाखिल कर सकता है, 2 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 21 के तहत अपीयरेंस ऑफ पार्टीज और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बताए गए हैं। उसमें जो बहुत ही बुनियादी अहमियत की बात है वो ये है कि जो नोटिस उसको जारी होगा वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में होगा। अगर नोटिस जो है वो स्पेसिफाइड फॉर्म में नहीं है, सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो नलिटी हो जाएंगी। भले एक लैंडलॉर्ड की फेवर में ऑर्डर हो गया, अपील की टेनेंट की खारिज हो गई, हाई कोर्ट में चला गया, तो वो किसी भी स्टेज पे कहेगा कि जनाब ये जो नोटिस था सर्विस का, ये तो उस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में नहीं था। इस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म का नोटिस ना होने की वजह से वो सारी प्रोसीडिंग जो है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाएंगी। लिहाजा जब भी पिटीशन फाइल की जाए फॉर एविक्शन ऑफ ए टेनेंट, तो उसमें जो नोटिस जारी होगा वो उस नोटिस उस स्पेसिफाइड फॉर्म में जो है वो होगा, और उसमें टाइम लिमिट जो है उसको मलहूज़े खातिर रखा जाएगा कि वो 10 दिन से कम का ना हो। और इस प्रोविजन को मैंडेटरी डिक्लेयर किया गया 2013 CLC 185 में और PLD 2014 लाहौर 187 में। इन प्रोविजंस में उन्होंने ये कहा कि ये जो है जब नोटिस उसको जो है वो मिल जाएगा, तो नोटिस मिलने के बाद फिर जो अहमियत की बात है वो ये है कि विद इन 10 डेज ऑफ हिज अपीयरेंस उसे लीव टू कंटेस्ट जो है वो फाइल करनी। नोटिस सर्व हो गए, नहीं हो सके, कोर्ट ने एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी। यहां पर सबसे ज्यादा गलतियां मेरे इल्म में आई हैं, बहुत सारे जब अहबाब आके डिस्कस करते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा एक गलती जो है वो हमें नजर आती है। वो ये होता है कि एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करने की दरखास्त दे दी जाती है, या एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स को सेट असाइड करने की दरखास्त दे दी जाती है। वो देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जो लाजमी काम करना चाहिए वो ये कि उसके साथ ही लीव टू कंटेस्ट की दरखास्त दे देनी चाहिए। अगर हम लीव टू कंटेस्ट की दरखास्त बाद में दाखिल करेंगे और या हम ये सोचेंगे कि ये जब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग सेट असाइड हो जाएंगी, एक्स पार्टी ऑर्डर जो है वो सेट असाइड होगा, तो फिर लीव टू कंटेस्ट दाखिल करेंगे, नहीं, वो टाइम बार्ड हो जाएगा मामला। लिहाजा जब भी हमारे इल्म में ये बात आए कि एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है या एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हो गई हैं, तो हमें 2 काम करने चाहिए, और ये हर केस में करने चाहिए। पूरी फाइल को एग्जामिन करें, बिलखुसूस जो समनात हैं, समनात को लाजमी देखना चाहिए कि समन जारी हुए नहीं हुए, क्या प्रोसेस हुआ नहीं हुआ, तलबाना टाइम पे जमा हुआ नहीं हुआ, कोर्ट ने जो है वो किसी एक दिन जो है वो जज्बाती होकर एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया कि ना। मैं पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक केस कर रहा था और उसमें इतनी तकलीफ दे बात सामने आई कि एपलेट को नीचे दावा दायर हुआ, वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हुई और खारिज हो गया। अपील फाइल हुई, अपील में जज साहब ने ऑर्डर किया कि समनात का, रिपोर्ट आ गई कि समनात जिला गैर से वापस नहीं आए। जज साहब ने चस्पांदगी का ऑर्डर कर दिया। अगली तारीख पर रिपोर्ट आ गई कि चस्पांदगी हो गई है, रेस्पोंडेंट्स को एक्ट पार्टी कर दिया गया, कोई फर्दर सब्सिट्यूटेड सर्विस नहीं हुई।
और अल्टीमेटली अपील मंजूर हो गई। जब उन्हें पता चला कि ये अपील मंजूर हो गई है, ये डिग्री हमारे खिलाफ दायर हो गई है, वहाँ पर वकील साहब ने एक्स पार्टी ऑर्डर या एक्स पार्टी जजमेंट और डिग्री को सेटिसाइड करने की दरख्वास्त नहीं दी और वो सिविल रिवीजन में चले गए। सिविल रिवीजन जज साहब ने टाइम बार्ड करके खारिज कर दी। जब मैंने वो समनात देखे, 40 रेस्पोंडेंट्स के समन थे, 40 रेस्पोंडेंट्स, तलागंग, चकवाल, खुशाब, जोहराबाद। एक शख्स जो है वो 40 रेस्पोंडेंट्स के समन तीनों अजला में जाके, 4 तहसीलों में जाके एक ही दिन में वो रिपोर्ट लिख रहा है कि जनाब मैं गया, सनाउल्लाह ज़ाहिद साहब को तलाश किया, वो इतला पाकर मफरूर हो रुपोश हो गए हैं जी, उनकी अदम दस्तयाबी पर जो है वो समन जो है वो दरियाबाद पर जस्मा कर दिए गए। 40 समनात पे यही रिपोर्ट है। अकल तस्लीम ही नहीं करती कि ये मुमकिन है कि 3 अजला में 4 तहसीलों में जाकर 40, और उसका गवाह भी एक है कि जिसने निशानदेही की है घर की। और ये लिहाजा समनात की रिपोर्ट बहुत रेलेवेंट होती है जब भी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स का मामला हो, तो समन को देखना है, रिपोर्ट को देखना है। और नॉलेज जो है, हमारे पास लिमिटेशन है 10 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज, कि 10 दिन के अंदर अंदर हम एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स को, एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड करने की दरखास्त देंगे और उसके साथ ही लीव टू कंटेस्ट मूव करेंगे विद इन दोज 10 डेज। और उसमें नॉलेज स्पेसिफाई करना है। हम लोग बिलअमूम मैंने देखा है कि एक वेग सा नॉलेज असर्ट कर देते हैं कि हमें पता चला और हमने जो है वो ये किया और वो किया। नॉलेज जो है वो हमेशा स्पेसिफाइड और स्पेसिफिक होता है। नॉलेज के हवाले से हमेशा ये बात जहन में रहनी चाहिए कि एक बात जिससे मैं लाइलम हूं, एक दस्तावेज की एग्जीक्यूशन से मैं लाइलम हूं, एक प्रोसीडिंग से मैं लाइलम हूं, तो वो लाजमन किसी खास दिन, किसी खास वक्त और किसी खास इंसिडेंट की बिना पर मेरे नॉलेज में आएंगी। और जब तक मैं ये नॉलेज में ये बात नहीं लिखूंगा कि फलां दिन, फलां तारीख, फलां वक्त इस जरिए से मुझे ये इल्म हुआ है, तो मेरा नॉलेज कंप्लीट नहीं होगा और वो लिमिटेशन को कंडोन करने में मुआवन साबित नहीं होगा। लिहाजा हमेशा स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड नॉलेज जो है वो अलेज करना चाहिए और उसके 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो ये, अगर वो हमारी दरखास्त जो है वो अदम पैरवी पे खारिज हो जाती है तो फिर 30 दिन का टाइम है हम उस दरखास्त को बहाल करने के लिए। ये जो 10 दिन का टाइम है ये मैंडेटरी है, इसके खिलाफ कंडोनेशन नहीं है। सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। जो इतनी भी लिमिटेशंस किसी भी स्पेशल लॉ में दी जाती हैं, जैसे हमारे 115 सीपीसी में 90 दिन की लिमिटेशन है सिविल रिवीजन के लिए, तो चूंकि स्टैट्यूट ने लिमिटेशन दे दी तो फिर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। बुनियादी असूल ध्यान में रखें कि अगर किसी स्टैट्यूट ने लिमिटेशन दे दी है तो फिर सेक्शन 5 एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम लिमिटेशन एक्ट से लिमिटेशन ले रहे हैं तो फिर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है। तो चूंकि इसमें स्पेसिफाइड लिमिटेशन दे दी गई 10 दिन की फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस, या अगर एक्स पार्टी है तो फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज, और नॉलेज जो हमेशा स्पेसिफाइड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, तो वो डिले कंडोन नहीं हो सकेगी और ये जो प्रोविजन है ये लाजमी है। तो अपीयरेंस हो गई, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हो गई, सेटिसाइड हो गई, मामला सिलसिले, तो पार्टी जो है जब अपीयर हो गई तो सेक्शन 22 के तहत उसे लीव टू कंटेस्ट हासिल करना है। लीव टू कंटेस्ट के बगैर वो अपने दिफा में कोई बात नहीं कर सकता, और लीव टू कंटेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस विद इन 10 डेज हमें दाखिल करनी है। वो लीव टू कंटेस्ट जो है वो रिटन रिप्लाई की शक्ल में, रिटन स्टेटमेंट की शक्ल में होगी, और जब लीव ग्रांट हो जाएगी तो फिर वही एप्लीकेशन जो है वो हमारा रिटन स्टेटमेंट जो है वो उसको ट्रीट किया जाएगा। नया रिटन स्टेटमेंट आने की इजाज़त नहीं होगी। ये मत समझिएगा कि अभी तो हम लीव एप्लीकेशन दे रहे हैं तो लीव एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगी तो बाद में हम नया जवाब दाखिल कर सकेंगे। नए जवाब की अपॉर्चुनिटी अंडर लॉ अवेलेबल नहीं है। वही लीव टू कंटेस्ट की जो एप्लीकेशन है वो ही जवाब जो है वो तसव्वुर होगी।
और वो लीव की एप्लीकेशन जो है उसमें ग्राउंड्स फॉर लीव होंगे और डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो होंगे, और फिर वही एफिडेविट्स का मामला कि जो टेनेंट है उसका अपना एफिडेविट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 विटनेसेस के एफिडेविट होंगे। लीव टू कंटेस्ट में बहुत ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि हम ये असर्ट करें कि हमारा केस जो है वो प्रोडक्शन ऑफ ओरल एविडेंस का केस है। हमने वो सवालात उठाए हैं कि जिनका जवाब शहादत रिकॉर्ड किए बगैर मुमकिन नहीं है। तो अगर हमारी दरख्वास्त जो है वो सफिशिएंट ग्राउंड्स डिस्क्लोज नहीं करती फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओरल एविडेंस, तो वो लीव टू कंटेस्ट अलाउ नहीं होगी। लिहाजा हमेशा इस बात को मलहूज़े रखना, हाथे रखना चाहिए। हम जब सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो पहला सवाल यही होगा, रीड योर लीव टू कंटेस्ट एप्लीकेशन, whether this fact was raised, whether your application disclosed sufficient grounds for production of oral evidence. If yes, leave is to be granted. If no, then leave is not to be granted. तो लीव को टू कंटेस्ट जो है वो टेनेंट के लिए इन प्रोसीडिंग्स में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और हमारे जो डिफेंस है वो सारे का सारा उसी के गिर्द जो है वो घूमेगा। पुराना जो लॉ था उसमें एक प्रोविजन थी सेक्शन 13 सब सेक्शन 6, जिसके तहत ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इजेक्टमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो रेंट का आर्डर होता था। वो प्रोविजन जो है वो सेक्शन 24 में हमें नज़र आती है, और उसमें इजाफा कर दिया गया, वो है पेमेंट ऑफ रेंट, यूटिलिटी बिल्स, ड्यूज व्हाटसोएवर जो है वो सेक्शन 24 के तहत जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल उसकी ये जुरिसडिक्शन है कि वो ये ऑर्डर करेगा, और सेक्शन 24(4) के तहत उसकी कंप्लायंस मैंडेटरी है। उसके लिए वक्त दिया जाएगा और उस वक्त के अंदर जो है वो प्रोसीडिंग्स जो है वो कंक्लूड की जाएंगी, पेमेंट ऑफ रेंट जो है वो लाजमी की जाएगा। अगर नहीं होता तो स्ट्रेट अवे डिफेंस सेट्रक ऑफ और फाइनल ऑर्डर ऑफ इजेक्टमेंट विल बी पास। लिहाजा इस बात से पूरी तवज्जो रखनी चाहिए कि कब स्पेशल जज रेंट ने जो है वो 24/4 का ऑर्डर किया है। हमें वैसे भी जितनी भी ऑर्डर शीट होती है उससे आगाही होनी चाहिए। बदकिस्मती से ये अमल जो है वो ख़त्म हो गया है। हर ऑर्डर के नीचे लिखा जाता है रेड ओवर एंड अफर्म्ड करेक्ट, उर्दू में लिखा जाता है सुनाया गया, लेकिन नहीं होता। जज साहब ने पूरे सफ़े का ऑर्डर लिख दिया और तारीख बता दी और हम तारीख लेके आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पता होना चाहिए कि आज के प्रोसीडिंग्स में क्या ऑर्डर जो है वो सफ़ाई मिसल पर आया है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो 24/4 का ऑर्डर जो है वो भी हमारे इल्म में होना चाहिए, और उसमें जो शरह कराया जज साहब ने लिखी है, हम कुछ और कह रहे थे, जज साहब ने हमारी बात नहीं मानी और उन्होंने ऑर्डर में किराया कुछ और लिख दिया। हमें उस ऑर्डर को डिपॉजिट करवाना है, उसको किराए को डिपॉजिट करवाना है और उस ऑर्डर को ऑनर करना है। लिहाजा 24/4 का ऑर्डर जो है वो हमारे इल्म में होना चाहिए, और ये मैंडेटरी प्रोविजन है 2003 SCMR 1580, जिसमें इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस जो है वो उसको जिक्र किया गया है। एक जजमेंट है 2012 CLC 261, जिसमें ये एक्सेप्शनल जजमेंट है, जिसमें 10 दिन का उन्होंने प्रिंसिपल इस तरह से कहा कि जिस दिन ऑर्डर हुआ है उसको जनरल क्लॉजेज एक्ट की बिना की प्रोविजन की बिना पर उन्होंने कहा कि उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और अगर कहीं पर हमसे बतौर टेनेंट ये गलती हो जाए कि एक दिन का मामला आ जाए, तो फिर हम इस जजमेंट की बिना पर जो है वो एक दिन का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। और PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा 512 में भी सेक्शन 22 की रिक्वायरमेंट्स को जो है वो इन डिटेल जो है वो डिस्कस किया गया है। और 2003 मैंने अर्ज़ की 2003 SCMR 1580, जिसमें जो है वो इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस जो है वो किया गया। एक जजमेंट है 2016 SCMR 2186, उसमें ये कहा गया कि प्रिंसिपली जब कभी रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट जो है उसको डिनाई किया जाएगा तो फिर 24/4 का ऑर्डर डिपॉजिट ऑफ रेंट का नहीं होगा। हम रिलेशनशिप जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो ऑर्डर ऑफ डिपॉजिट ऑफ रेंट जो है वो नहीं होगा, और 24/4 का ऑर्डर भी जो है वो उसमें नहीं होगा।
फाइनल ऑर्डर पास हो गया अल्टीमेटली, तो सेक्शन 28 के तहत हम 30 दिन के अंदर जो है वो अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास। और यहाँ पर भी ये बात मलहूज़े खातिर रहना चाहिए कि सेक्शन 5 जो है वो लिमिटेशन एक्ट का डिले कंडोन करने के लिए जो है वो हमें अवेलेबल नहीं है। एक प्रोविजन जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है, वो है सेक्शन 30 ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। अगर जो है वो मेरा मालिक कोई और था, मैं किसी और का किराएदार था, नया मालिक आ गया और ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, तो वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो प्रोटेक्टेड रहेंगी और मैं उनको का पाबंद रहूँगा। और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इन साहब का किराएदार नहीं हूँ। तो सेक्शन 30 के तहत जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप जो है उसको प्रोटेक्ट किया गया है। एक सवाल जो आता है अक्सर वो ये है कि क्या 12(2) की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो हम रेंट मैटर्स में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस हवाले से जो पहले हमारी जजमेंट्स थी वो यही थी कि 12(2) की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी रेंट। लेकिन एक लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से आई 2021 SCMR 1145 और उसका रेलेवेंट है 1150, जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी ये स्पेशल लिमिटेड जुरिसडिक्शन के ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें 12(2) एप्लीकेबल होगी। ये जो जजमेंट थी बेसिकली ये फैमिली के कोर्ट की जजमेंट थी और नीचे 12(2) की एप्लीकेशन आई। खातून ने हक महर का दावा दायर किया और हक महर में कोई प्रॉपर्टी क्लेम कर ली, वो प्रॉपर्टी किसी और शख्स की थी, वो वहाँ पर उसका और वो दावा डिग्री हो गया। अल्टीमेट मामला वो प्रॉपर्टी जिस बंदे की थी, जब एग्जीक्यूशन होने लगी तो वो पता चला जी कि ये तो डिग्री के तहत ये है, ये प्रॉपर्टी फलां बंदे के हक महर के तौर पर फलां खातून को जो है वो चली गई। तो उसने 12(2) की एप्लीकेशन फाइल की कि ये फ्रॉड हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, कंसीलमेंट हुई है। वो एप्लीकेशन उसकी खारिज होती चली गई कि ये मेंटेनेबल नहीं है, चूंकि CPC एप्लीकेबल नहीं है बिफोर द प्रोसीडिंग्स ऑफ फैमिली कोर्ट। एंड इसी तरह से रेंट प्रोसीडिंग्स में भी कहा गया कि CPC और कानूनी शहादत जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो वो मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के तहत उस एप्लीकेशन को वापस रिमांड किया मेंटेनेबल डिक्लेयर करते हुए। PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 2021 SCMR 1145। तो इसके तहत उन्होंने ये कहा, बेसिकली वो केस फैमिली केस कोर्ट का था, लेकिन उन्होंने जो प्रिंसिपल डिक्लेयर किया उसके तहत फिर अब हम ये कह सकते हैं कि रेंट प्रोसीडिंग्स में भी सेक्शन 12(2) जो है वो एप्लीकेबल होगा। जब कभी लैंडलॉर्ड और टेनेंट का मामला आएगा और उसमें क्वेश्चन ऑफ टाइटल अगर आ जाए और उसमें टेनेंट जो है वो कभी किसी का उसका टेनेंसी नहीं रही, तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, बल्कि ये मामला जो है फिर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन में सिविल कोर्ट में जो है वो जाएगा। और इस लिहाज से जजमेंट जो डिटेल हमें मिलती है वो है 2019 SCMR 842। और जो मैंने जिक्र किया था कि 10 दिन की लिमिटेशन जो है वो मैंडेटरी है और उसके में कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है उसको एक्सटेंड करने का, वो है PLD 2012 लाहौर 41 और दूसरी जजमेंट है 2011 CLC 1779। ये जो जजमेंट है 2011 CLC 1779, इसमें ये हुआ कि जज साहब ने 10 दिन का टाइम एक्सटेंड कर दिया और उसको डिले कंडोन कर दी। नॉर्मली इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स के खिलाफ रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होती, लेकिन इस केस में रिट पिटीशन में हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर के खिलाफ रिट पिटीशन एंटरटेन की और उन्होंने कहा कि ये एक इतनी बड़ी इलीगैलिटी है कि जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 10 days time is mandatory and obligatory and there is no scope for extension of time under section 5 of Limitation Act or even under the inherent jurisdiction of the court। तो ये चंद बातें जो मैं इस लिहाज से आपके साथ शेयर करना चाहता था। मौजू को छोड़ने से पहले 2-3 गुजारिशात जो हैं वो करना चाहता हूँ। एक सेक्शन 30 पे भी जजमेंट है, उसको नोट कर लीजिए, 2017 MLD 418। मैं कोर्ट में जब बैठा होता हूँ
तो कुछ चीज़ों पे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इस मौके को गनीमत जानते हुए आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। पहला मामला आता है यूनिफॉर्म का। बाज़ औक़ात हम लोग प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं होते, ये बहुत ही गैर मुनासिब बात है। हमेशा कोर्ट में, मुझे पिछले 35 साल में मैं अहाता कचहरी का गेट क्रॉस नहीं कर सका। किसी अदालत में जाना तो दूर की बात है कि मैं बग़ैर यूनिफॉर्म के अहाता कचहरी में ही दाखिल हो जाऊं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें एक डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारनी चाहिए, और जो भी रिक्वायर्ड यूनिफॉर्म है, जब गाउन शुरू हो गया तो फिर हाई कोर्ट में बग़ैर गाउन के हम अपीयर ना हो। तो पहली गुजारिश ये है कि यूनिफॉर्म का मामला जो है उसका। दूसरी चीज़ जो बहुत ही तकलीफ़ देती है मुझे, वो किताब का साथ नहीं है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, रिट पिटीशन आर्गू करने के लिए कोर्ट में आया हूँ और मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसा मुझे कहते हैं कि 199 पढ़िए और मैं इधर उधर देख रहा हूँ। जितनी भी मुतल्लका किताबें हैं, कम से कम बेसिक स्टैट्यूट्स, वो सारे हमारे पास होने चाहिए। वो रिट पिटीशन जब आर्गू होनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास होना चाहिए। वो रिट पिटीशन जो है वो रेंट मैटर से आर्गू से रिलेटेड है तो रेंट लॉ की बुक साथ होनी चाहिए। वो फैमिली कोर्ट्स एक्ट से अराइज हो रहा है मामला तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट भी साथ होना चाहिए। वो सीपीसी का मामला है, मेरी सिविल रिवीजन है या उसमें कोई 110 की दरखास्त थी और वो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में, तो मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, मेरे पास सीपीसी भी होनी चाहिए। तो ये दूसरी गुजारिश मैं करना चाहता हूँ कि कभी भी अदालत में अपनी रेलेवेंट रिक्वायर्ड बुक्स के बगैर अदालत में मत जाइए। ये बहुत ही शर्मिंदगी का मामला होता है। और ये ज़्यादा बदकिस्मती की बात यह कि कुछ ये मामला बढ़ गया है। मुझे हर रोज़ अदालत में बैठे हुए ये अजियत में गुजरता हूँ जब जज साहब किसी वकील साहब को कहते हैं कि आप पढ़िए और उनके पास किताब नहीं होती, मैं अजियत से गुजर रहा होता हूँ। लिहाजा मेरी दूसरी गुजारिश ये है कि हमेशा जो रेलेवेंट बुक्स हैं उनको अपने साथ रखिए, सीनियर्स का एहतराम कीजिए। और ये प्रोफेशन जो है वो अल्लाह पर तवक्कल करने वालों का प्रोफेशन है। अल्लाह पर तवक्कल रखिए। कभी भी ये मत सोचिए कि इस तरह से पैसे आ जाएंगे, इस तरह से पैसे आ जाएंगे। जो मेरा और आपका रिस्क मुकद्दर है वो मिल के रहेगा, हम उसको खा के मरेंगे, उससे पहले हमें मौत नहीं आएगी। हम कल से आगाह नहीं है कि कल क्या होना है। ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात हैं, हम उन पे गौर नहीं करते। खाना सामने पड़ा होता है, घर गया, खाना तैयार करवाया, सामने रखा, खाने लगा, साथ ही किसी दोस्त का फ़ोन आ गया, बाहर आओ फलां जगह जाना है, और वो उधर का उधर ही रह गया। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बहुत ही मशहूर वाक़या है, उस पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा, फिर आपका जो सवाल होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक जगह सफ़र पे गए, किसी आबादी में रुके, नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाने लगे। घोड़ा जो था उसको दरख्त से बांधा, इतना काम है। तो पास एक आदमी खड़ा था तो उसको कहा कि इसका ख्याल रखना, इसकी हिफाजत करना। उसने कहा जी ठीक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज़ पढ़ने चले गए। जब वापस आए तो घोड़ा मौजूद था, घोड़े के ऊपर जो लकड़ी की काठी थी वो मौजूद नहीं थी। पैदल चल पड़े, बाज़ार में से गुजर रहे थे तो बाज़ार में अपने ही घोड़े की काठी नज़र आ गई। उसे दुकानदार को कहा ये तो मेरे घोड़े की काठी है। उसने कहा जी अभी एक शख्स जो है वो बेच के गया है 2 दिरहम की, और वो मुझसे 2 दिरहम लेके गया है। तो आप कहते हैं आपकी है तो मैं आपसे मुनाफा नहीं लेता, आप 2 दिरहम ही दे दीजिए और ले लीजिए। हज़रत ने वो 2 दिरहम उन्हें दिए और वो ले ली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने दिल में ये सोचा था कि मैं जब बाहर निकलूँगा तो इसको घोड़े की हिफाजत करने की उजरत जो है वो ये 2 दिरहम दूँगा। वो 2 दिरहम उसका मुकद्दर थे, उसने अपनी कोशिश से उनको हराम कर लिया। उसे नहीं पता था कि मुझे 2 दिरहम मिलेंगे। लिहाजा नेकनियती के साथ अपने क्लाइंट के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। कभी भी उसके मुफाद का के बरअक्स हमारे जहन में, दिल में, दिमाग में कोई सोच नहीं आनी चाहिए। कभी भी गलत एडवाइस मत कीजिए किसी भी हवाले से। जो मेरा और आपका मुकद्दर है वो हमें ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा इंसाफ करते हैं और वो किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करते। बहुत शुक्रिया। तो रिगार्डिंग ओरल टेनेंसी, उस हवाले से थोड़ा सा वज़ाहत फरमा दीजिए कि अगर एक रिटन एग्रीमेंट नहीं है, ओरल टेनेंसी की सूरत में इजेक्टमेंट पिटीशन का
क्या होगा इवेंचुअली? ओरल टेनेंसी जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है अंडर द लॉ, और लैंडलॉर्ड जो है वो ओरल टेनेंसी पर जो है वो इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल कर सकता है, और टेनेंट जो है वो उसको डिफेंड कर सकता है। अब सवाल जो आता है ना, वो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वो आता है एक्सपायरी ऑफ टेनेंसी पीरियड। वो कहता है कि जनाब ठीक है, ओरल टेनेंसी थी, मैंने ख़त्म कर दी है, टेनेंसी पीरियड एक्सपायर कर गया, तो फिर हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलती। कोर्ट्स कहती हैं कि ठीक है, अब डे टू डे बेसिस पे टेनेंसी आ गई आपकी, और लैंडलॉर्ड कहता है मैंने ख़त्म कर दी है, मैं इसको फर्दर आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो आपको कोई नोटिस भी नहीं भेजता। तो कोर्ट्स ऑफ लॉ ने ये होल्ड किया कि जो इजेक्टमेंट पिटीशन है दैट विल बी ट्रीटेड एज नोटिस ऑफ द डिज़ायर ऑफ द लैंडलॉर्ड कि ये टेनेंसी जो है वो एक्सपायर। तो ओरल टेनेंसी में बाकी चीज़ों से हम निकल भी जाएं, हम डिफ़ॉल्ट से बच जाएं, हम कहें नहीं ये है कुछ और चीज़ से, हम पर्पस ऑफ टेनेंसी से बच जाएं, ज़ुबानी बात है नहीं जी इसी पर्पस से, हमने कोई पर्पस चेंज नहीं किया, या बाकी जो कंडीशंस हैं उनसे हम निकल आएँ, तो अल्टीमेटली जहाँ पर बात जाके ख़त्म होगी वो यही होगी कि पीरियड ऑफ टेनेंसी हैज़ बीन एक्सपायर्ड। तो वो चूँकि ओरल टेनेंसी है, कोई लिखा हुआ तो नहीं है, कि अगर तो लिखा हुआ है तो फिर उसको ऑनर किया जाएगा। मैंने जैसे कहा कि पर्पस जो है वो सारी मामलात का और इस लॉ का वो यही है कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड के मामलात जो हैं वो रेगुलेट हों थ्रू ए टेनेंसी एग्रीमेंट। लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट को कहता है जी जो बिल्डिंग है इसकी हालत जो है मखदूश है जी, अभी उनका एग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है जी। तो ये डिसीजन कहाँ जाके होगा कि कोर्ट में जाएगा रेंट ट्रिब्यूनल में और वहाँ पे कमीशन मुकर्रर होगा या अदरवाइज? क्योंकि बैड इंटेंशन है या सही इंटेंशन है ये तो बात नहीं पता। ठीक, इसमें एक तो जो आपके सर्कमस्टांसिस ऑफ दैट केस हैं उनको आप मलहूज़े खातिर रखेंगे। टेनेंसी कब शुरू हुई? टेनेंसी को शुरू हुए 10 साल हो गए हैं, और पीरियड ऑफ टेनेंसी जो है वो 15 साल रखा गया, और दरमियान में ऐसे सर्कमस्टांसिस आ गए कि जो है वो मिसाल के तौर पर ज़लज़ला आ गया और उसमें बिल्डिंग में क्रैक्स आ गए और वो मामला सिलसिला जो है वो आ गया। तो उसमें 2 बातें जो हैं वो मलहूज़े खातिर रखी जाएंगी कि लोकल जो बॉडीज़ हैं जिन्होंने इस मामले को रेगुलेट करना है वो इस नतीजे पे पहुंचती हैं कि नहीं, ये बिल्डिंग जो है वो इंसानी रिहाइश और आबादी के लिए मुनासिब नहीं रही, और इससे तो फिर वो ज़ाहिर है उसको एवेक्ट किया जाएगा, और या फिर लोकल कमीशन का मामला जो है वो सिलसिला आएगा। इंसानी जान की हिफाजत बहरहाल पहली तरजीह है, लेकिन अगर ये बात इस्टेब्लिश नहीं होती तो फिर पीरियड ऑफ टेनेंसी जो है उसको मुकम्मल किया जाएगा। कि किसी भी एक्स पार्टी डिग्री के ख़िलाफ़ आपने विद इन 10 डेज लीव टू कंटेस्ट में जाना है। अब ये बात हमारे नॉलेज में आफ्टर द लैप्स ऑफ 1 मंथ या 2 मंथ आ जाती है, तब भी हम लीव टू कंटेस्ट में जाएंगे, या क्या ये लॉ सिर्फ सर्विस के हवाले से एप्लीकेबल है या ये फैमिली लॉ या लीगल लॉ के ऊपर भी एप्लीकेबल है? नहीं, फैमिली कोर्ट्स एक्ट में ये 10 दिन की लिमिटेशन नहीं है। बाकी में जो है वो सिविल केसेस में भी उसकी जो लिमिटेशन है वो अलग है। ये 10 दिन की लिमिटेशन जो है वो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट में प्रोवाइड की गई है, और डेट ऑफ नॉलेज इसीलिए रखी गई। मेरे खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स शुरू हुई, मुझे दरमियान में किसी दिन किसी वाक़े से किसी ज़रिए से पता चल गया, अभी फ़ाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ, और मैं अदालत में जाके दरख्वास्त दे देता हूँ कि जनाब ये एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, फ़लाँ दिन आपने मेरे ख़िलाफ़ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का ऑर्डर किया है, अब मुझे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त फ़लाँ ज़रिए से ये पता चला है कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर हुआ है, और उसको हासिल करने के फ़ौरन बाद विद इन 10 डेज़ मैं कोर्ट में आ गया हूँ, तो मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ। मेरा एम्फेसिस इस बात पे है कि सिर्फ एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स मत दीजिए, फ़ौरन ही उसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट भी दीजिए। इस बारे में इब्हाम पाया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। इसी तरह से फाइनल ऑर्डर हो गया, अब जब फाइनल ऑर्डर हो गया है तो उन्होंने एग्जीक्यूशन में आना है,
वो कितना अरसा एग्जीक्यूशन में नहीं जाएंगे, चलें वो कोई बदनीयती उनकी कोई मामला सिलसिला किसी तरह से वो उसको डिले कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके नॉलेज जो टेनेंट है रेस्पोंडेंट है उसकी नॉलेज में ना आए, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी ऐसे इवेंट पे वो कोई फेक रिपोर्ट्स करवा लेते हैं कि जी बैलफ गया है कब्ज़ा लेने के लिए, वहाँ पर मुदाखलत हो रही है, नक्शे अमन का खदशा है, पुलिस इमदाद का ऑर्डर किया जाए, हाउस ब्रेकिंग लॉक ब्रेकिंग का कुफल शिकनी दर शिकनी का ऑर्डर किया जाए, कुछ हो जाए। लेकिन द मोमेंट आई गेट knowledge of those execution proceedings and execution of that eviction order, तो फिर मुझे फौरन 10 दिन के अंदर, भले उसमें 2 महीने लग गए हैं, लेकिन चूंकि डेट ऑफ नॉलेज को जो है वो एक्नॉलेज किया गया है और उसको अहमियत दी गई है, लिहाजा जिस दिन जिस लम्हे मुझे वो बात पता चली है कि ये एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है और इसको 2 महीने गुजर चुके हैं, 3 महीने गुजर चुके हैं, ज़ाहिर इससे ज़्यादा वक्त तो नहीं होगा, एक शख्स ने वो किया, तो फिर हमें फौरन उसके 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो दरख्वास्त देनी होगी। सर इस तरह है कि आम तौर पे एग्जीक्यूशन की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल हो जाती है और टेनेंट जो है वो उसको इजेक्ट कर दिया जाता है, तो 2, 4, 5 माह का जो किराया है जी वो जमा नहीं होता जी। तो मेरा सवाल ये है कि इसी कानून के तहत हम वो लेंगे या रिकवरी का सूट अलहदा फाइल करेंगे? थैंक यू सर। पहली बात तो ये है कि जब डिफ़ॉल्ट का जो है वो एलिगेशन आ रहा है और डिफ़ॉल्ट का ग्राउंड आ रहा है और लीव टू कंटेस्ट आ गई है और उस लीव टू कंटेस्ट में या लीव ग्रांट होगी या लीव रिफ्यूज़ होगी, जब लीव ग्रांट होगी तो फिर इस पर भी इशू फ्रेम होगा और इस पर भी एविडेंस रिकॉर्ड होगी और फाइनल ऑर्डर में जो रेंट ड्यू है उसका भी ऑर्डर हो जाएगा और वो आप एग्जीक्यूशन में साथ ले सकेंगे। दूसरी सूरत यह है कि कुछ जजमेंट्स ऐसी हमें मिलती हैं जिसमें उन्होंने कहा लीव रिफ्यूज़ कर दें, लीव रिफ्यूज़ कर दें, लेकिन डिफॉल्ट ऑफ रेंट और रेंट ड्यू के लिए आप जो है वो इशू फ्रेम कर दें। ये कुछ दिन पहले मैंने केस किया, नीचे स्पेशल जज रेंट ने लीव रिफ्यूज़ कर दी, एपलेट कोर्ट ने एक्सपायरी ऑफ टेनेंसी पीरियड, जैसा कि बात हो रही थी ओरल टेनेंसी की, तो उसको उन्होंने कहा कि आप जो है वो खाली कर दें प्रेमिसेस, रेंट जो ड्यू है उसकी डिटर्मिनेशन के लिए हम लीव ग्रांट कर रहे हैं, पार्शियल लीव ग्रांट कर दी एपलेट कोर्ट ने और वो मामला जो है वो चल रहा है। तो अगर ये मामला नहीं आया, कोई ऑर्डर जो है वो नहीं आया इस हवाले से, तो फिर अल्टीमेटली यू हैव टू फाइल ए सूट फॉर रिकवरी। ये कोशिश होनी चाहिए लैंडलॉर्ड की तरफ से कि जो रेंट ड्यू का मामला है वो इन्हीं प्रोसीडिंग्स में सिमट जाए और वो ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूटेबल है इन दी एविक्शन प्रोसीडिंग्स। Sir, my question is that according to Section 25 Punjab Rented Premises Act 2009 जी is recording of evidence. जी Sir, इसमें sir recording of evidence, without recording of evidence or without cross examination on witness जी by either party. जी तो sir इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या अहमियत होगी ऐसे आर्डर की? मैं कि जो क्या हुआ है, राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन क्लोज कर दिया गया है। नहीं सर, क्रॉस एग्जामिनेशन पर राइट ही ना दिया जाए और एविडेंस रिकॉर्ड ही ना की जाए तो उस आर्डर की क्या हैसियत होगी? और इसके साथ सर दूसरा एक क्वेश्चन है, सेक्शन 26 है सर जी, इसमें सर रेंट ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स, तो क्या सर सारी सिविल कोर्ट्स की जो पावर हैं वही ट्रांसफ़र की गई है रेंट ट्रिब्यूनल को या फिर मखसूस पावर्स हैं जो अनायत की गई हैं सिविल? मखसूस पावर्स हैं। थैंक यू। Section 26, a rent tribunal may exercise the power of a civil court to enforce the attendance of a person. अगर यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती ना कि रेंट ट्रिब्यूनल में एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, तो बात ख़त्म हो जाती। ऐसा नहीं हुआ। सिविल कोर्ट की जो पावर्स हैं अब वो आगे कैटेगराइज कर दिया गया कि किस किस हवाले से वो कर सकता है। टू एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन, compel the production of evidence, inspect a premises or issue commission for examination of a witness or local inspection। ये पावर्स जो हैं वो एक्सरसाइज की जा सकती हैं सिविल कोर्ट की। आगे सबसेक्शन 2 में ए प्रोसीडिंग्स बिफोर ए रेंट ट्रिब्यूनल शेल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड रेंट ट्रिब्यूनल शेल बी डीम्ड टू बी ए सिविल कोर्ट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। तो जो एक्सरसाइज ऑफ पावर्स है एज सिविल कोर्ट उसको स्पेसिफाई कर दिया गया और उसको महदूद कर दिया गया।
एक चीज़ जो आती है वो ये है कि सिविल प्रोसीजर कोड और कानून शहादत जो है उसको एप्लीकेबिलिटी इन स्ट्रिक्ट सेंस दैट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड। तो सीपीसी हम ये नहीं कह सकते कि जनाब ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत डिफेंस सेक्टर ऑफ किया जाए, रिटन स्टेटमेंट नहीं आया, ठीक है ना जी, तो डिफेंस सेक्टर ऑफ कर दिया जाए, या नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट 711। लेकिन जो प्रिंसिपल है एक्विटी के और जो प्रिंसिपल्स हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वो बहरहाल एप्लीकेबल रहेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। आर्टिकल 10A जब आया तो फिर एक फेयर ट्रायल का कंसेप्ट आया, और ये दोनों में है, सिविल में भी क्रिमिनल में भी। प्रोसिक्यूशन को फेयर ट्रायल का राइट मिलेगा, डिफेंस को फेयर ट्रायल का राइट मिलेगा, एंड इन डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, जो वर्ड्स यूज हुए सेक्शन आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, इन डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, अ पर्सन is entitled as a fundamental right, this is his inalienable right to get a chance of fair trial. अब लॉ क्या है? लॉ ये है, आप छोड़ दीजिए सारे प्रोसीजर छोड़ दीजिए, कानून क्या है? कानून ये है, what a man of ordinary prudence thinks and reacts in the given circumstance. यही कानून है और यही कानून होना चाहिए कि जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं उनमें लॉ एंड फैक्ट्स को सामने रखते हुए एक आम समझबूझ का आदमी, एक आम फहम का आदमी, वो क्या कहता है कि ये बात होनी चाहिए। तो आम समझबूझ का और आम फहम का आदमी ये कहता है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है तो क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलना चाहिए, और अगर क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लीव ग्रांट होने के बाद स्टेटमेंट आ गई, वो एफिडेविट जो है वो ईदर पार्टी का, दैट विल बी ट्रीटेड एज एविडेंस बट सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस क्या है? हम सच्चाई तक पहुंचते हैं, इसलिए उस स्टेटमेंट का वजन ज्यादा होता है कि जो जब 164 का बयान होता है और 164 का बयान रिकॉर्ड हो रहा है और मुल्जिम को नोटिस हो गया और मुल्जिम आके क्रॉस एग्जामिन कर रहा है, तो सब्सिक्वेंटली अगर वो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं मिलेगा तो वो एडमिसिबल समझा जाएगा। लेकिन अगर वो 164 का बयान रिकॉर्ड हो गया और क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं मिला, नोटिस नहीं मिला उसको, तो फिर वो पर सी एडमिसिबल नहीं होगा। वो विटनेस आएगा और विटनेस बॉक्स में आके कहेगा वो मैजिस्ट्रेट कि मैंने 164 का बयान लिखा था, ये हालात वाक़यात थे, ये रिक्वायरमेंट सारी मैंने फुलफिल की थी और ये स्टेटमेंट थी, और फिर उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो होगा। तो विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन कोई भी स्टेटमेंट जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, एंड स्पेशली व्हेन द लीव टू कंटेस्ट हैज बीन ग्रांटेड। सर, माय टू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीज एग्रीमेंट एंड रेंट एग्रीमेंट? दूसरा क्वेश्चन है, अगर लीज एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाता है या उसकी वायलेशन करके सबलेट कर लेते हैं या वो रेंट पेमेंट नहीं करते हैं, उसका वेदर उसका सूट हम क्या कहते हैं, एविक्शन पिटीशन हम रेंट ट्रिब्यूनल में फाइल करेंगे या सिविल केस दायर होगा? मैंने जहाँ से बात शुरू की थी वहाँ पर ही मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर डिफाइन किया गया है टेनेंसी एग्रीमेंट को, ठीक है जी। तो आपने देखना है, टेनेंसी एग्रीमेंट हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2M, ठीक है जी। 2M में कहा गया, टेनेंसी एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट इन राइटिंग बाय विच ए लैंडलॉर्ड लेट्स आउट ए प्रेमिसेस टू ए टेनेंट। आगे तो ये आपके लिए क्राइटेरिया है, इफ योर एग्रीमेंट falls within the definition as provided in section 2M, then you will file the petition for enforcement of the terms and conditions of that agreement as tenant, or in case of breach as landlord, you will file a petition for eviction. तो tenancy agreement को define कर दिया गया 2M में। If your agreement falls within this criteria and definition, then obviously the proceedings will be under Punjab Rented Premises Act. एनी अदर क्वेश्चन जी? बहुत शुक्रिया सर आपका। तो उसमें लिखा होता है कि साल बाद इसको रिन्यू किया जाएगा, लेकिन साल बाद रिन्यू नहीं होता, और इसी तरह
मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ये जो लॉ आया है इसका बुनियादी मकसद ही ये है कि हर चीज़ को ज़ब्त तहरीर में ले आया जाए। जब एक एग्रीमेंट हो गया और उसमें साल का पीरियड जो है वो तय हो गया और फिर एक्सटेंशन हम कह रहे हैं, तो वो एक्सटेंशन भी एक रिटन डीड के तहत होनी चाहिए, रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और उसके ओरल असर्शन जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मॉडिफाई नहीं कर सकती। एक्सटेंशन ऑफ एग्रीमेंट है तो फिर हमारा मामला जो है वो फिर ओरल टेनेंसी में चला जाएगा। वो 1 साल की रिटन टेनेंसी थी, उसके बाद एक्सटेंशन हुई, एक्सटेंशन हम कह रहे हैं कि ओरली हुई है, तो फिर वो ओरल टेनेंसी का मामला जो है वो चला जाएगा। अब जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट के लिए और टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट के लिए उस 1 साल के एग्रीमेंट में रखी थी, उन्हीं को प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो कंटिन्यू हो रही हैं। लिहाजा वो जो मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट होगा वो उसका जवाब होगा। हम थ्रू मनी ऑर्डर डिपॉजिट करवाएंगे, अगर उसने किराया ले लिया है और वो रसीद नहीं दी है तो हमारे किसी काम की वो बात नहीं आएगी। फिर वही बात आ जाएगी कि पीरियड ऑफ टेनेंसी हैज़ एक्सपायर्ड, ओरल टेनेंसी डे टू डे बेसिस, तो वो फिर मामला जो 1 साल के बाद का मामला है, हमें एक्सटेंशन अगर करनी है तो वो भी थ्रू रिटन डीड करनी चाहिए और रिटन डीड ही उसको रेगुलेट करेगी। अदरवाइज मामला फिर वो एक्सटेंशन वाला जो है वो ओरल टेनेंसी में चला जाएगा। कभी भी किसी दोस्त को कोई मामला सिलसिला किसी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो जिस काबिल मैं हूँ मैं हमेशा हाजिर। बहुत शुक्रिया।